हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसमें आज हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। और आज के चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी का अगर एक तिहाई भाग जल से भरा हुआ है फिर भी हमें जल की कमी क्यों होती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो जल के कारण क्यों होगा, बादल बनती कैसे है। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इस तरीके के जो सिचुएशन जहां से सुनामियां पैदा होती है या फिर जो ज्वार और भाटा होती है ये कैसे पैदा होती है, हम लोग आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर कीजिए कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अगर सबसे पहले हम लोग जल की बात करेंगे तो अगर आपके दिमाग में कोई ये बात बोले कि एक गिलास पानी लाओ, तो आप डायरेक्ट जाएंगे, अपना नल खोलेंगे, पानी ला करके देंगे। ठीक उसी तरीके से आपसे अगर पूछे कि जल जल के बारे में आप क्या समझते हो, तो आप डायरेक्ट रिलेट करना स्टार्ट करोगे। नदी में जल होता है, जल प्रपात के पास जल होता है, वर्षा होती है उसमें जल निकलते हैं, हमारे घर में जो नल लगा हुआ है इन सारे में जल है ना। तो इन सारे चीज आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये क्यों है ये जल, और यही जल जो अभी हम देख रहे हैं हमारे पास है, ये हमारे पास एनी टाइम क्यों रहते हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी। तो इस सारी चीजों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे इस चीज को, तो सूर्य के ताप के कारण एक्चुअली में होता क्या है कि जल होता है गर्म। बात हो गई यहाँ पे क्लियर, जल हो गया गर्म और ये जाता है ऊपर आराम से इस तरीके से। यहाँ पर वाला सिचुएशन देखिए, ये होता है वाष्पीकृत जल, ये जाता है सीधे ऊपर, ठंडे जगह पे जाकर के ये हो जाता है संघनित, मतलब कि ये बादल बन जाता है। बादल बनता है और जाके किसी ऊंचाई वाले स्थान पर ये टकराता है इस तरीके से। जैसे ही ये टकराएगा ये बादल के रूप में पृथ्वी पर आ जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि एक जो पानी आज से 1000 वर्ष पहले समुद्र में थी, मानते हैं हम एक बात, तो ये पानी मैंने 100 वर्ष पहले मान लेते हैं, 1000 वर्ष बहुत पुराने, बाबा आदम की जमाने की बात करने लगे हम लोग, 100 वर्ष पहले की बात करते हैं। ये जल जो है समुद्र में था, ये वाष्पित होकर के यहाँ गया और फिर इसी जगह पे आकर के वापस चला गया। ये पॉसिबल होता है या नहीं, हो सकता है कि नहीं, ये मौसमी घटनाएं बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ये एक्चुअली में है क्या, तो ये हमारे जो प्राकृतिक और वर्षण का जो एक नियम होता है वो यही कहता है कि जल जो है वो क्या होगा, तो गर्म होकर के ऊपर जाएगा, संघनित होगा और फिर वर्षण के रूप से वहां पे आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये वहीं पे आएगा, कुछ ऐसे जगह पे भी जाकर के ये रुकेगा या फिर ये वर्षा के रूप में गिरेगा जहां की जो तापमान होगी वो कम होगी, तो उस जगह पे भी ये वर्षा करा सकती है। तो बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। और ये जो सारी क्रियाएं होती है, जो भी ये क्रिया चल रही है, इन सारे को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। कि वाष्पीकृत होकर के जल ऊपर गया, पानी ऊपर जाके संघनित हुआ और वर्षण के रूप में फिर नीचे चला आया, ये सारी प्रक्रियाएं जो है ये जल चक्र कहलाती है। बाकी हो गई बात यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम लोग एक चीज देखें तो पृथ्वी पे जल की तो कमी है नहीं। 1/3 भाग जो इसका होता है, 2/3 भाग ये यहाँ पे आकर के पृथ्वी पे जो जल से बना हुआ होता है। इसके बाद भी अगर आप देखिएगा तो इसके बाद भी एक्चुअली में क्या होता है कि इस पे जो अलवणीय जल जो होते हैं, जिसके स्रोत हमारे नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद होते हैं, ये बहुत कम है। और अलवणीय जल मतलब जो पीने योग्य, जिसमें लवण नहीं होता है, और लवणीय जल जो होते हैं जिसके स्रोत ज्यादातर अगर आप देखिएगा तो ये महासागरों एवं समुद्रों में मिलते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड जो खाने वाले नमक होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये पीने लायक नहीं है। तो यही जो अलवणीय जल है इसी की मात्रा ज्यादा है, लवणीय जल की मात्रा ज्यादा है, न कि अलवणीय जल की, जिसके कारण हमें पृथ्वी पर इतनी अधिक मात्रा में पानी होने के बाद भी हमें पानी के लिए जो है वो मशक्कत करना पड़ता है। बातें हो गई यहाँ तक क्लियर।
थोड़ा सा ये बहुत अच्छा ये ग्राफ दिया गया है आपके लिए। ये सब आप पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से जैसे देखते हैं वैसे देखते रहिएगा। थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो लवणता किसको बोला जाता है, तो 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर अगर जल आप लेते हैं तो उसमें जो मौजूद लवण की मात्रा होती है उसको हम लोग जो है वो लवण बोलते हैं। ठीक है, लवणता मात्रा को ही हम लोग लवणता बोलते हैं। जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग लवणता बोलते हैं। और महासागर के जल में जो होता है ना वो 35% भाग प्रत्येक 1000 में जो है वो लवण से भरा होता है, मतलब नमक से। इसलिए हम लोग इतना खट्टा पानी होता है कि हम लोग उस जल को पी नहीं सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें पृथ्वी की 2/3 1/3 की बात जो हम लोगों ने पहले किया, तो वो डेटाज जो थे उसको आप यहाँ पे आके क्लियर कर लीजिए कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है ना वो बिल्कुल जल से ढका हुआ है। अब यहाँ पे आप जो आपका वीवीआई ये टॉपिक है इसको आप नोट डाउन कीजिए पहले कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग 3/4 जो है ये किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब कि 1/3 भाग ये जो है ना 1/4 भाग जो है 1/4 भाग इसी पे हम लोग रहते हैं। ठीक है ना, 1/4 भाग, बाकी 3/4 भाग जो है इस पे जल भरा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें जल की कमी होती है क्योंकि महासागर वगैरह में जो जल मिलते हैं वो 97 पॉइंट कुछ परसेंटाइल होते हैं और भूमिगत जल और कुछ जगहों से जो हमें जल प्राप्त होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। तो यहाँ से 100% की तो बात आपको मिल जाएगी, लेकिन पीने वाले पानी जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके कारण आज भी हमको इसका किल्लत भुगतना पड़ता है। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के मृत सागर में 45 भाग जो है प्रति 1000 में लवणता मतलब नमक पाया जाता है। तो तैराक इसमें पल्लव करते हैं, बिल्कुल डूबते ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नमक की अधिकता के कारण इसे वो सदन बना देता है। बातें यहाँ तक क्लियर है? ये सारे बेसिक बातें हैं जो आपको ऐसे ही पता चलती रहती हैं। अब अगर जरा सा हम लोग इसके ऊपर आएंगे तो महासागरीय परिसंरचना को पढ़ना हमें जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर जल की बात कर रहे हैं हम लोग तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये वीवीआई है और वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। तो 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, जो आपके 6 to 12 तक के मैंने आपको जैसे बताया था नोटबुक तैयार करने का उसमें। बाकी महासागरीय परिसंरचना की अगर बात करेंगे तो समुद्र तट पर आप अगर कभी महाराष्ट्र की तरफ गए हैं, कभी मुंबई की तरफ गए हैं या फिर उस जगह पे जहाँ पे समुद्र है, खाली पैर अगर आप चलिएगा बहुत मजेदार आपको लगता है। बालू में जब आपका पैर धसेगा और फिर वहां पे नीचे से गुदगुदी टाइप का लगता है ना। तो ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। और ताल एवं झील का जो जल होता है ना वो क्या होता है कि शांत होता है, और महासागर का जो जल होता है ना वो लहर पैदा करता है एनी टाइम। आप देखते होइएगा बॉल आप जैसे ही फेंकते हैं एक समुद्र में, वो तुरंत उसका लहर आपके तरफ आता है और वो क्या करता है कि आपके बॉल को आपकी जगह पे पहुंचा देता है। बहुत मजा आता है ये करने में। आप समुद्र के पास बैठ के ये काम किया कीजिए कभी कभी शांति वाले समय में। तो अगर आपको एक चीज और बताया जाए कि जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न करती है, और जब ये पवन बहुत तेज गति से बहती है तो ये क्या करती है कि सुनामी जैसे सिचुएशन क्रिएट कर देती है। कुछ इस तरीके की तरंगे आपके पास दिखाई देगी और ये सुनामी जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है। थोड़ा सा और अगर इसके ऊपर आएंगे हम लोग तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें हम तरंग बोलते हैं। जब जैसे ही आपसे आप तरंग के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट पहले तो ये एनालाइज कीजिएगा कि एक महासागर होगा जहां पे जल ऊपर उठता है, लगातार ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो तरंग बोलेंगे। लेकिन जब इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि ये जो है वो हवा के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर उठते हैं ना, ये तरंगे जब 15 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जाते हैं तब हम इसको सुनामी का नाम दे देते हैं। और 2004 में एक सुनामी आया हुआ था जो क्या किया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है उसको डुबा दिया था। पूरी तरीके से खत्म हो चुका है 2004 का सुनामी। उससे पहले अगर हम लोग सुनामी के ऊपर जरा सा बात करें तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय की तरंग। मतलब कि
ये पोताश्रय को नष्ट करने वाला एक तरंग होता है, इसलिए इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। और सुनामी का स्पेलिंग टी से स्टार्ट होता है, न कि एस से स्टार्ट होता है। TSUNAMI के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी अगर हम लोग देखें 2004 के जरा सा सुनामी के बारे में, तो इसका जो अधिकेंद्र था वो सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था, और इस भूकंप की तीव्रता जो थी वो 9 पॉइंट समथिंग थी, 9 पॉइंट कुछ था, और ये काफी भयानक स्थिति पैदा कर दिया हुआ था। और जो जो भूकंप आया हुआ था उसके कारण ये सुनामी आई हुई थी, और यही सुनामी जो है वो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया था कि यहाँ पे आपके जो एक द्वीप था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उसको ये खत्म कर दिया था। तो भूकंप के कारण भी सुनामी आती है, और कुछ तरंगे जब बहुत जरूरी नहीं है कि केवल भूकंप के कारण ही सुनामी आए, जब एबनॉर्मल कंडीशन नेचर के साथ होता है तब भी सुनामी आते हैं, और वो एक अलग समय होता है। बाकी हो गई बात यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा और अगर हम लोग ऊपर आएंगे इसके, तो जरा सा एक चीज हमें पढ़ना है ज्वार भाटा के बारे में। तो महासागर का जब जल उठता है और गिरता है तो इसको हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं। तो जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है तब इसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तब इसके पीछे हटने को हम लोग भाटा बोलते हैं। अगर जल ऊपर की तरफ उठ रहा होगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो इसको हम लोग ज्वार बोलेंगे, और फिर से इसके नीचे की तरफ जाने के कंडीशन को हम लोग भाटा बोलते हैं। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ज्वार भाटा आखिर आता क्यों है और इसके रीजन क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के का जो एक सिरा होता है उसको समझने की जरूरत होगी। एक्चुअली में जब सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जो ज्वार भाटे आने का मेन रीजन होता है वो चंद्रमा, सूर्य की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो कुछ इस तरीके से सीध में जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लघु ज्वार आना यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन जब ये दोनों एक जगह पे आ जाते हैं तो बृहद ज्वार आता है। ये बातें हो गई क्लियर। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं। तो इस समय क्या होता है, क्योंकि एक सूर्य अपना और चंद्रमा अपना ये दोनों प्रेशर से लेकर के पृथ्वी के जल को ऊपर उठाते हैं, इसलिए यहाँ पे बृहद ज्वार आता है। बातें हो गई क्लियर। अब यहाँ से जरा सा और देखेंगे हम लोग, तो जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है। और इसमें लघु ज्वार एवं बृहद ज्वार की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो बृहद ज्वार होती है ना, उच्च ज्वार जो होता है वो नौका संचालन में बहुत हेल्प करता है। होता क्या है कि ये जहाज को बंदरगाह की तरफ ले जाने में हेल्प करता है, और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब ज्वार आते हैं तो मछली तट के तरफ आ जाती है और आसानी होता है इसको पकड़ने में। और बाकी अगर हम लोग जरा सा इसके ऊपर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इस ज्वार भाटा को इस तरीके से यूटिलाइज किया गया कि यहाँ से वो लोग जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने अपना दिमाग लगाया और विद्युत उत्पन्न करने के काम शुरू किए हुए हैं। बाकी तो बातें यहाँ पे क्लियर है, ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं ज्वार भाटा के ऊपर। अगर हम लोग महासागरीय धाराओं के बारे में समझेंगे तो एक चीज पहले आप समझिए कि अगर ये विषुवत रेखा है तो यहाँ पे समुद्र की तरफ जो धाराएं बनेगी वो गर्म होगी, ध्रुवों की तरफ ठंडी होगी। ये बातें अगर आपको क्लियर होती है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। महासागरीय धाराएं जो होती है वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से चलती है, जल की धारा होती है। और महासागरीय धारा गर्म एवं ठंडी दोनों हो सकती है। तो जब ये सिचुएशन जिस जगह पे ये होता है उस जगह के हिसाब से ये गर्म और ठंडा होता है। अगर ध्रुव वाले एरिया में होगा तो अगर भूमध्य रेखा वाले एरिया में होगा तो ये गर्म होगा, ध्रुव की तरफ होगा तो ये ठंडा होगा। तो ठंडी जो धाराएं होती है ध्रुवों पर एवं
अक्षांशों के कटिबंधीय और निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। लेब्राडोर जो धारा है, जो एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार आते हैं, इसको जरा सा पढ़ने की जरूरत है। लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं ये शीतल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं हैं ये गर्म धाराएं हैं। इन दोनों से बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको एकदम से नोट डाउन करिए वीवीआई पॉइंट डाल करके और इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेब्राडोर ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल धाराएं आती है वो एक जगह पे मिलती है, वो स्थान क्या होता है कि मत्स्य पालन के लिए और मत्स्ययन के लिए, मतलब मछली पकड़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम जगह होता है। और ऐसा सिचुएशन जापान में और उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगी। बातें हो गई यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे कुछ ज्यादा डिस्कशन करने के लिए अब बचा हुआ नहीं है। तो ये था आज के टॉपिक के लिए, जिसमें हम लोगों ने जल के बारे में जो स्पेसिफिक आपको नॉलेज मिलने चाहिए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये अपना चैप्टर नंबर 5 था। तो आज हम लोगों ने जल के बारे में सारे बेसिक बातें कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ, जो 7th क्लास का ज्योग्राफी का होगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन के आता है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर किया कीजिए कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।